जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मौर्य और मौर्योत्तर काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये इसकी लास्ट श्रृंखला है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा और हम शुरू करेंगे गुप्त काल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला फैक्ट है हमारे पास, मौर्य काल में व्यापारिक काफिले का प्रधान सार्थवाहक के नाम से जाना जाता था। सार्थवाहक का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के आंतरिक व्यापार का समृद्ध वर्णन मिलता है। वृहद शिलालेख संख्या 13 में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्हें जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है, आगे देखिए। इनमें पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित सीरिया का शासक एंटियोकस सेकंड था। मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड। फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थी। मग या मगस सायरन तथा एंटियोगस सेकंड मैसेडोनिया का शासक था। मौर्य वंश का प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का संचालन शाही या राजकीय परिवारों द्वारा संचालित होता था। मौर्य काल के समय में राज्य 5 भागों में विभाजित थे। इनकी इकाई प्रांत के रूप में थी। इनके प्रशासक प्रांतपति राजकीय परिवार से नियुक्त किए जाते थे, जिनको कुमार बोलते थे। दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई, जिनमें जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शिलप्पादिकारम को माना जाता है, जिसकी रचना इलंगो आडिगल ने की थी। यह महाकाव्य न केवल कथनांकों की दृष्टि से हृदय स्पर्शी है, परंतु कविता, संगीत, नाटक तत्वों का भी सुंदर वर्णनों से परिपूर्ण है। आगे देखिए। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट धौली के शैल हाथी का शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। मथुरा में खड़ी अवस्था में बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है। इनका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया था। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कॉस्मोस ने किया है। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के उत्तराधिकारियों में से एक दशरथ ने भी शासन किया, जिसकी उपाधि देवानाम प्रिय थी। अशोक के बाद यह लोकप्रिय उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। अशोक के बाद शासन करने वाला शासक कुणाल था, ध्यान रखना। दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके अलावा वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। अशोक मौर्य काल का एक प्रमुख शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में था। अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। संगम साहित्य में कावेरी पत्तन का संबंध चोलों से है। पुहार बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर अवस्थित था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेगनर कहा गया है, किंतु इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। उन्हें शूद्रों की कोटि में रखा गया था। वेल्लार कृषक वर्ग तथा पुलयन दस्तकार वर्ग को कहते थे। शुंग कला का केंद्र बौद्ध गया, सांची तथा भरूच था। शुंग काल में पशु अंकन मौर्य काल की तरह राज्य के रूप में कम तथा सामाजिक महत्व तथा धार्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा किया जाता था। इस काल में शिल्पी की कल्पना के भी दर्शन मूर्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। यह सभी संगमकालीन समाज के वर्गों के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा वेल्लार शुड्डम भी था। शुड्डुम भी था। अच्छा, वेल्लार कौन है? किसान वर्ग तथा शुड्डुम है ब्राह्मण तथा बुद्धिजीवी वर्ग। चलिए आगे देखें। कार्यकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। इसने चोलों की राजधानी पुहार, जिसे कावेरी पट्टम भी कहते हैं, इसकी स्थापना की।
इसने अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरीपट्टनम स्थानांतरित कर दी। करकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था तथा वैदिक धर्मानुयायी था। शिलप्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। इसकी रचना इलैंगो आदिगल ने की थी। इसी ग्रंथ में पत्नी पूजा का उल्लेख मिलता है। यहीं से समाज का मातृ सत्तात्मक व्यवस्था से पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित होने का संकेत मिलता है। आगे देखो जल्दी से, लास्ट पॉइंट। सिर विहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। कनिष्क के समय में ही अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। नेहपान छहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके सिक्के अजमेर नासिक क्षेत्र में मिलते हैं। ये चांदी व तांबे के हैं। ये सिक्के निश्चित मानक के हैं। उस समय में सोने तथा चांदी के सिक्के की विनिमय दर 1:25 थी। नेहपान के अमात्य आर्यमन का एक अभिलेख जुन्नार पूना से मिलता है। अगला फैक्ट देखिए, सातवाहन युगीन समाज वर्णाश्रम पर आधारित था। ठीक है, हाँ जी। परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। उसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने तथा वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। इस समय अनेक नई नई जातियां व्यवसाय के आधार पर संगठित होने लगी थी। आगे देखो, कनंगी संगम साहित्य शिलप्पादिकारम की गायिका थी। शिलप्पादिकारम की रचना इलैंगो आदिगल ने की। बारहुत स्तूप का पता 1873 में कन्निंगम महोदय ने लगाया था। इस स्तूप की वेष्टनी तथा तोरण द्वार शुंग काल का है। शुंग युग की पक्षी प्रतिमा इसी स्तूप पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त यक्षिणी प्रतिमा वृक्ष आलिंगन करती हुई महिला का दृश्य भी महत्वपूर्ण चित्र है। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और रह गया गुप्तों से पहले, उसको हम और देखेंगे, वो है कुषाण। और फिर फाइनली जो है हमारा मौर्योत्तर काल है पूर्णतः खत्म होगा। ठीक है, देखिए कुषाण भी इंपॉर्टेंट है, खासकर उसमें जो मथुरा कला शैली है और जो गांधार कला शैली है वो महत्वपूर्ण है, तो उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।